दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु से पहले के कुछ घंटों पर चर्चा करेंगे। आज यह चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि आरटीआई कार्यकर्ता आर.एच. बंसल ने राष्ट्रपति सचिवालय और अलीगढ़ के वकील प्रतीक चौधरी ने 29 मई 2017 को सूचना के अधिकार के तहत जनसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार से 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, किन हालातों में हुई, स्वाभाविक हुई या हत्या की गई। अगर हत्या की गई तो हत्यारोपी का नाम, पद, एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी मुहैया कराई जाए। इन सवालों पर डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान भारत सरकार ने इसका हास्यास्पद जवाब दिया। सरकार ने 14 जुलाई 2017 को भेजे गए अपने पत्र में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान भारत सरकार के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बारे में तमाम तरह की अफवाहें समाज में फैली हुई हैं, जैसे कि संसद भवन के अंदर भरतपुर के सांसद जाट राजा बच्चू सिंह चौधरी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर गोलियां दागी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी अफवाह यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने अंतिम समय में अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर को तलाक देना चाहते थे, लिहाजा ईर्ष्यावश उन्हें जहर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु और समाज में फैली उससे जुड़ी अफवाहों में कितनी सच्चाई है, इसे जांचने के लिए हम 3 लोगों की किताबों के अंशों को शामिल करेंगे। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। अपनी पहली पत्नी रमाबाई के निधन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उम्र के अंतिम पड़ाव पर परिवार के भारी विरोध के पश्चात 15 अप्रैल 1948 के दिन अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मालवंकर की सहायिका और डेंटिस्ट शारदा कृष्णराव कबीर उर्फ सविता के साथ दूसरी शादी की। शादी के बाद पति पत्नी के बीच कैसे संबंध रहे थे, उनका खुलासा खुद उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकराच्या सहवासात में किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 की मध्यरात्रि में किसी अज्ञात समय पर हुआ था। अपनी मृत्यु के कुछ घंटे पहले तक वे अपनी पत्नी डॉक्टर सविता से नाखुश थे। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिसने डॉक्टर अंबेडकर को इतना ज्यादा खफा कर दिया था? डॉक्टर अंबेडकर आमतौर पर कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वो हाइपर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से जद्दोजहद कर रहे थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उनकी सेहत आखिरी समय में भी नासाज ही थी। 4 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहेब संसद गए और राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। ये उनका संसद का आखिरी दौरा था। बाबा साहब आधिकारिक रूप से दिल्ली के अलीपुर रोड पर मौजूद बंगला नंबर 26 में रहा करते थे। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर के दिन डॉक्टर अंबेडकर सुबह 8:30 पर सोकर उठ गए। बाबा साहब ने सुबह की चाय अपनी पत्नी सविता और अपने पीए नानक चंद रत्तू के साथ पी थी। उसके बाद रत्तू दफ्तर के लिए रवाना हो गए। सुबह के काम निपटाने के बाद बाबा साहब ने बंबई से आए अपने निजी डॉक्टर मालवंकर के साथ नाश्ता किया और समाचार पत्र भी पढ़े। उसके बाद सविता अंबेडकर ने उन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए। दोपहर में सविता अंबेडकर ने करीब 12:30 बजे बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। लंच करने के बाद बाबा साहेब सोने चले गए। 16 वर्षों से बाबा साहेब के सहायक रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं, अब घर पर अकेले रह गए माई साहेब यानी सविता अंबेडकर और बंबई से आए डॉक्टर मालवंकर घर के सामान की खरीदारी करने के लिए दोनों साथ मिलकर
दोपहर लगभग 2 बजे बाजार चले गए। शाम 6 बजे तक मेरे ऑफिस से वापस लौटने तक मिसेज अंबेडकर बाजार से वापस नहीं लौटी थी। उन्हें घर लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी और इधर बाबा साहेब घर पर अकेले ही थे। वे बैठकर उन दोनों के घर आने का इंतज़ार करते रहे। बाबा साहब इस बात पर नाराज़ थे कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैंने उनकी खासा नाराज़गी को महसूस कर लिया था। तभी बाबा साहेब ने मुझे कुछ टाइप करने का काम दिया। मैं टाइप करके वापस लौटा ही था कि तभी मिसेज अंबेडकर लौट आईं। बाबा साहेब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उनके घर में घुसते ही नाराज हो गए। उन्होंने बहुत सख्त बातें कही। वे ज्यादा ही गुस्से में थे। वे तल्ख लहजे में बहुत कुछ सुनाते रहे। जब माई साहेब ने पति को आपे से बाहर होते देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा साहब को शांत करने की कोशिश करूं। मेरे समझाने पर बाबा साहब शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधि मंडल तय समय के मुताबिक बाबा साहब से आकर मिला, जिन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के आपसी मतभेदों को दूर करने के प्रयासों पर उनके साथ चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही थी जबकि बाबा साहब का मूड पूरी तरह से खराब था और सेहत भी कुछ नासाज थी। इसी दौरान डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। सविता अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि बाबा साहेब से इजाज़त लेने के बाद डॉक्टर मालवंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक बम्बई रवाना हो गए, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के मित्र रहे चांगदेव भवान राव खरमोड़े अपनी किताब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जीवन और चिंतन के भाग 12 में लिखते हैं कि जब डॉक्टर मालवंकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहिब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उधर जैन प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए और बाबा साहिब ने सिर पर तेल की मालिश करने को कहा। इसी दौरान रत्तू के कानों में गाना गुनगुनाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। डॉक्टर अंबेडकर आंखें बंद करके सोफे पर हाथों को थपथपाते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तल्लीनता के साथ गा रहे थे। बाद में इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने को कहा। बाबा साहिब के माता पिता कबीर पंथी थे, तो कभी कभी बाबा साहिब कबीर की वाणी भी गुनगुनाते थे। उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा को अपने बिस्तर के सिरहाने रख लिया ताकि रात में उसकी प्रस्तावना पर काम किया जा सके। इसके बाद उनके रसोइया सुदामा ने खाना तैयार होने की बात कही तो बाबा साहिब ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे। खाना खाने के बाद वे अपने बेडरूम में चले गए, जहां उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया। फिर रात 11:30 बजे किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह मिसेज अंबेडकर उन्हें जगाने आईं तो उन्होंने देखा कि बाबा साहिब के प्राण निकल चुके हैं। सुदामा उनके सचिव रत्तू को बुला लाया। दोनों ने उनकी छाती की मालिश की, दिल को हरकत में लाने की कोशिश की। उनके मुंह में 1 चम्मच ब्रांडी भी डाली गई, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। वे शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। उधर मिसेस अंबेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। उनकी मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, पर मिसेस अंबेडकर ने पति की मौत की खबर बाबा साहब के बेटे यशवंत राव को अब तक नहीं दी थी। इसके बाद मिसेस अंबेडकर ने डॉक्टर मालवंकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बाबा साहब को कोरामाइन का इंजेक्शन दे दें, पर कुछ काम न आया। इसके बाद नानक चंद रत्तू ने सरकार के विभागों, केंद्र सरकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आकाशवाणी केंद्र को फोन करके डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु की सूचना दी। चंगदेव खैरमोड़े ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मिसेज अंबेडकर जिद कर रही थी कि बाबा साहिब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नेहरू सहित कई गणमान्य व्यक्ति बाबा साहिब के अंतिम दर्शन करने उनके आवास पर पहुंचे।
बाबू जगजीवन राम ने उनके पार्थिव शरीर को नागपुर होते हुए मुंबई तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज का इंतजाम भी करवाया। मुंबई के दादर चौपाटी पर 7 दिसंबर को हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। संदेहास्पद मृत्यु के बाद भी बाबा साहेब के शव का पोस्टमार्टम उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर ने नहीं होने दिया। हालांकि उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमिश्नर सक्सेना के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, जिसे सक्सेना आयोग कहा गया। सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी, जो कभी सार्वजनिक ही नहीं की गई। मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया। ये पुरस्कार खुद सविता अंबेडकर ने ही पत्नी की हैसियत से ग्रहण किया। माई साहब की मृत्यु 29 मई 2003 को मुंबई के जे हॉस्पिटल में हुई थी। बाबा साहब की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।